गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द्विकण निकाय और उसके समानीत द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस मास, और उसका समानीत द्रव्यमान क्या होता है। तो हम कोई भी दो कणों के निकाय पर विचार करते हैं जो आपस में पारस्परिक बलों के संपर्क में है, दो कण, तथा उनके पर जो बाहरी बल है वो कोई प्रकार का बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कि हम ये मानते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटोनों के बीच में जो पारस्परिक आकर्षण बल होता है, इसी प्रकार जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के लिए, पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के बीच जो बल लगेगा वो भी टू पार्टिकल सिस्टम के अंदर लेते हैं। तो हम इसी प्रकार से दो पार्टिकल सिस्टम को लेकर के एक द्रव्यमान केंद्र की जो समानित द्रव्यमान है उसकी स्थापना करेंगे। तो माना कि एक टू पार्टिकल सिस्टम है, एक टू पार्टिकल सिस्टम बना रहे हैं हम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। इसमें टू कण का पार्टिकल है जिसका m1 द्रव्यमान है, इसका m2 द्रव्यमान है। m1 कण के द्रव्यमान का स्थिति सदिश है वो r1 वेक्टर है, और m2 द्रव्यमान का कण है उसका स्थिति सदिश है वो r2 वेक्टर है। और जो m1 से m2 की तरफ जो स्थिति सदिश है वो r12 वेक्टर है। ठीक है, ये इसका O, इसका सेंटर है। एक माना एक दो कण निकाय है, माना एक द्विकण निकाय है, माना एक द्विकण निकाय है जिसके द्रव्यमान m1 व m2 है, तथा इस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश r1 वेक्टर, m1 का स्थिति सदिश r1 वेक्टर है और m2 का स्थिति सदिश r2 वेक्टर है, तथा इनके स्थिति सदिश r1 वेक्टर व r2 वेक्टर है। तथा जो कण m1 है उस पर कण m2 द्वारा लगाया गया बल, कण m2 द्वारा लगाया गया बल F1 वेक्टर है। कण m1 पर m2 द्वारा लगाया गया बल F12 वेक्टर है, तथा m1 द्वारा m2 पर जो लगाया गया बल है वो F21 वेक्टर है, F21 वेक्टर है। तो ये दोनों फोर्स है वो आपस में बराबर तथा विपरीत होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। इस समीकरण को हम नंबर 1 कह देंगे, यानी दोनों m1 कण पर m2 द्वारा लगाया गया बल तथा m2 द्वारा m1 पर लगाया गया बल है वो आपस में बराबर होंगे तथा विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब दोनों कणों की गति के समीकरण, दोनों कणों की गति के समीकरण, दोनों कणों के गति के समीकरण, दोनों कणों के गति के समीकरण, जो दोनों कण उनके इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले m1 के लिए क्या होगा, m1 d2 r1 वेक्टर बटे dt स्क्वायर बराबर तो क्या है F12 वेक्टर, यानी ma बराबर f। तो ये पहले कण का त्वरण है, तथा दूसरे के लिए लिखेंगे अपन। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा m2 d2 r2 वेक्टर अपन dt स्क्वायर बराबर क्या होगा F21 वेक्टर। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं, यानी इन दोनों कणों की गति का समीकरण है। पहले कण की गति का समीकरण ये है, एंड सेकंड कण है जो m2 है उसकी गति का समीकरण ये होगा। आगे हम चित्र से देख रहे हैं, इस चित्र से r1 वेक्टर की दिशा इधर है, r2 वेक्टर की दिशा इधर है और r12 वेक्टर की दिशा इधर है। तो चित्र से जो त्रिभुज के सदिशों का नियम है उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, r2 वेक्टर बराबर, इस r2 वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर, यानी r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर। इसको समीकरण नंबर हम 3 कह सकते हैं। अब समीकरण 3 का 2 बार अवकलन करने पर टू टाइप जो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या है, हमको इसको 2 बार अवकलन करेंगे। तो d2 r2 वेक्टर बटे dt स्क्वायर बराबर d2 r1 वेक्टर बटे dt स्क्वायर प्लस d2 r12 वेक्टर बटे dt स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम 4 कह सकते हैं।
इसका दो बार अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से हम दो बार अवकलन कर दिया। यहाँ जैसे हम देखेंगे तो यहाँ जैसे ये है d2 r2 वेक्टर बटे dt स्क्वायर, ये क्या है कण m2, कण m2 है, उसका कण m1 के सापेक्ष क्या है त्वरण है, एक्सलेशन क्या होता है a का मतलब त्वरण है, कण m2 का कण m1 के सापेक्ष त्वरण है। अब समीकरण 4 को दोनों तरफ m2 से गुणा करने पर, समीकरण 4 को दोनों तरफ m2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा उसको लिखेंगे हम। समीकरण 4 को दोनों तरफ m2 से गुणा करने पर, m2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा m2 d2 r2 वेक्टर बटे dt स्क्वायर बराबर m2 d2 r1 वेक्टर बटे dt स्क्वायर प्लस m2 d2 r12 वेक्टर बटे dt स्क्वायर। दोनों तरफ समीकरण 4 है उसको m2 से गुणा करने पर, दोनों 4 r2 से गुणा कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, समीकरण जो इसमें है, समीकरण जो पहले वाला था हमारा m1, समीकरण 1 से वैल्यू रखेंगे, समीकरण 1 से वैल्यू क्या रखेंगे हम m2 d2 r2 बटे इसकी जगह क्या लिखेंगे f21 वेक्टर, f21 वेक्टर बराबर इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास वैल्यू m2 बटे m1 और ये क्या वैल्यू हो जाएगी f12 वेक्टर, f12 वेक्टर प्लस इसको ऐसे कैसे लिख देंगे m2 d2 r12 वेक्टर बटे dt स्क्वायर। अब हमने पहले समीकरण पढ़ रखा, समीकरण 1 से f12 वेक्टर बराबर माइनस f2 वेक्टर, तो f12 की जगह माइनस f21 वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई f21 वेक्टर बराबर माइनस हो जाएगा माइनस m2 बटे m1 और इसकी वैल्यू हो गई f21 वेक्टर, f12 की जगह f21 वेक्टर प्लस m2 d2 r12 वेक्टर बटे dt स्क्वायर। इसका पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में संख्या हो जाएगी, f21 वेक्टर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस m2 बटे m1, ये कॉमन आ गया हमारे पास f21 वेक्टर बराबर इधर क्या संख्या बच गई केवल m2 d2 r12 वेक्टर बटे dt स्क्वायर। इससे हम केवल इसको निकालेंगे f21 वेक्टर बराबर और ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है f21 वेक्टर बराबर m1 m2 बटे m1 प्लस m2 और ये वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी d2 r12 वेक्टर बटे dt स्क्वायर। ये वैल्यू प्राप्त हो गई तो इस वैल्यू से ही हमको समानित द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, जो रिड्यूस मास है रिड्यूस मास प्राप्त हो जाएगा इससे हमको। तो जो इसको समीकरण नंबर अगला दे सकते हैं हम, समीकरण 4 तक पहुंच गए थे तो इसको समीकरण नंबर हम 5 कह सकते हैं, ये समीकरण नंबर 5 है। तो समीकरण 5 में ये वाली वैल्यू है, यानी यहाँ म्यू बराबर m1 m2 बटे m1 प्लस m2, ये क्या होता है म्यू बराबर है ये वाला ये होता है, ये समानित द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है रिड्यूस मास होता है, रिड्यूस्ड मास है, समानित मास है। तो आज हमने कोई भी टू पार्टिकल सिस्टम था उसके लिए हमने रिड्यूस मास का फॉर्मूला निकाला है। अब इसकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। स्थिति नंबर 1, यदि एक कण है m1 बराबर लो, बहुत ही लो यानी न्यून द्रव्यमान का है, m1 कण है बहुत न्यून द्रव्यमान का है, कम द्रव्यमान का है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास m2 माना m1 को नेग्लेक्ट करने के बराबर है तो नीचे बच जाएगा हमारा 1 प्लस जो m2 है m2 को कॉमन ले लेंगे तो m1 बटे m2, ये आ जाएगा म्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब m1 के वैल्यू जो है इसको जो डायनोमिनल थ्योरम से करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास m2, ये हो जाएगा 1 प्लस m2 बटे m1 इसकी पावर -1, इसको हल करेंगे 1 प्लस x की पावर n से, इसको आगे प्रसार करेंगे इसका तो 1 माइनस nx से, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा m2 1 माइनस m2 बटे m1 और इसका वैल्यू है तो लास्ट में हमारे m1 के पास आ जाएगी m2 तो म्यू बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई m2।
क्या वैल्यू आएगी, म्यू बराबर m2। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी एक कण का द्रव्यमान कम होता है उस तो जो समानित द्रव्यमान है वो न्यून द्रव्यमान के बराबर होता है। आगे दूसरी स्थिति ये है, अगर दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर है, सेकंड कंडीशन निकालेंगे। सेकंड कंडीशन ये है यदि दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर है, अर्थात सेकंड कंडीशन में m1 बराबर m2 बराबर m है, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये तो हो जाएगा m² बटे 2m। तो ये वैल्यू बढ़ गई तो हमारे पास म्यू बराबर आ जाएगा m बटे 2। यानी दोनों कणों के द्रव्यमान अगर बराबर है तो सामान्य द्रव्यमान का मान जो कण है उसके द्रव्यमान का आधा होता है। थैंक यू।